नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। प्रदेश के 6 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। पहाड़ों पर बारिश से कई नेशनल हाईवे बाधित तो कई गांवों का पूरी तरह टूटा संपर्क। सहस्त्रधारा के ब्रह्मपुरी इलाके में पहाड़ी से आए पानी के सैलाब में दबे मकान। 4 से 5 फुट मलबे को हटाने में जुटी एसडीआरएफ। लोगों का आरोप, प्लॉटिंग को बताया हादसे की वजह। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राजभवन कूच को कांग्रेस तैयार। कल होने वाले प्रदर्शन को लेकर धारा 144 लागू। करण महरा बोले, हर हाल में करेंगे कूच। और मौसम में आए बदलाव का फसलों के उत्पादन पर भी असर। नैनीताल में सेब की फसल के लिए काश्तकारों को नहीं मिल रहे उचित दाम। फलों की वैरायटी भी धीरे धीरे हो रही कम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में आसमानी आफत का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से जहां नदी नाले उफान पर हैं, तो पहाड़ों पर जनजीवन ठहर सा गया है। पहाड़ पर आने वाले कई हाईवे जो हैं वो बंद हैं। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। मौसम विभाग ने 6 जिले देहरादून, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के लिए बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश से अब डरावने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो देहरादून के सहस्त्रधारा में ब्रह्मपुरी इलाके में अचानक आए मलबे ने लोगों की जिंदगी को पल भर में बदल कर रख दिया। मलबे से चारों तरफ तबाही के मंजर के निशान हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तारीख 3 अगस्त 2022, वक्त शाम के 7 बजे। मौसम विभाग की तरफ से जारी भारी बारिश के अलर्ट के बाद से लगातार देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही थी। शाम होते होते मौसम काफी ज्यादा बिगड़ता चला गया। बारिश बहुत ज्यादा होने के साथ लोगों को ये डर सताने लगा कि कोई अनहोनी ना हो जाए, लिहाजा लोग अपने घरों में थे। लेकिन लोगों को इस बात का अंदेशा जरा भी नहीं रहा कि पलक झपकते ही उनकी जिंदगी में भारी सैलाब आने वाला है। रात में खाने के वक्त के साथ लोग सोने की तैयारी में थे कि एकाएक पहाड़ी से आए मलबे ने लोगों की न सिर्फ नींद उड़ा डाली, बल्कि पल भर में आए पानी और मलबे के सैलाब से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों को इससे पहले संभलने का मौका मिलता कि भारी तादाद में आए मलबे की चपेट में कई घर आ गए। सैलाब का तूफान शांत हुआ तो पता चला कि मलबे की चपेट में लोगों का कितना नुकसान हो गया। घरों में आए मलबे में हर तरफ सामान बिखरा पड़ा दिखाई दिया, तो कमरों में अभी भी 4 से 5 फुट मलबे का ढेर नजर आ रहा है। मलबे में दबी एक महिला और पशुओं को सकुशल बचा लिया गया। एसडीआरएफ की तरफ से अभी भी मलबा हटाने का काम चल रहा है। रात का अंधेरा छटा तो हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां मंजर कुछ यूं नजर आया। पुस्ता टूटने से जो मलबा आया था, लगभग ये जो ब्रह्मपुरी कॉलोनी है, करीब 4-5 जो घर हैं उन पर मलबा आ चुका था। लेकिन इस समय हम उस घर में हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मलबा आया है। वहीं हम दिखाना चाहेंगे ये जो मलबा है, मैं इस समय मलबे के ऊपर ही बैठा हूँ। लगभग कहीं फुट ऊपर मलबा आ चुका है और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि इस मलबे को दिखाएंगे। जो मलबा है, इनका कमरे, जो घर का कमरा है, घर के कमरे के अंदर पूरा मलबा भर चुका है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बेड है, पूरा बेड दब चुका है और लगभग मान के चलिए 5 से 6 फुट तक ऊपर मलबा आ चुका है, दीवार के नज़दीक पहुंच चुका है। वहीं अगर हम बात करें इस मलबे के आने की, तो मैं उस मलबे को हम बताना चाहेंगे कि जो मलबा है, यह मलबा पीछे की दीवार टूटी, कमरे की दीवार टूटी तोड़ के अंदर मलबा बढ़ता चला गया और धीरे धीरे पूरे घर में मलबा भर गया। वहीं अगर हम बात करें, हम यहाँ भी दिखाना चाहेंगे, हम भी फ़िलहाल इस समय एक कमरे में ही हैं और कमरे में पूरा मलबा भरा चुका है। जितना भी इन लोगों का सामान था, सारा का सारा सामान सारा ख़राब हो चुका है। हम बात करते हैं यहाँ के जो मकान मालिक है, वो हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं किस तरह घटना हुई, किस तरह मलबा आया और कब हुआ, क्या घटना हुई थी कल शाम को, बताइए। कल शाम को हम जो यहाँ पे बैठे हुए थे तो पीछे से बहुत तेज़ बारिश और हल्का हल्का पानी आना और मलबा आना, 10 मिनट में ये सारा दब गया। अच्छा। और ऊपर जो है, मतलब ये काफ़ी खनन के कारण हुआ है, ये जो भी हुआ है, ऊपर पुश्ते लग रहे थे।
तो जिस तरह ये घटना हुई तो आप लोग कहाँ पर थे? हम यहीं पर थे, बाकी गायों को जा रहे थे, हम इधर उधर भागते रहे, थोड़ा थोड़ा पानी आता रहा। उसके बाद हम लोगों ने कहा ये भयानक पानी कहाँ से आया, 10 मिनट में देखो तो पूरा कमरा भर गया। तो इस समय आप जब ये मलबा आया उस समय आप कमरे के अंदर थे बाहर? पहले यहाँ पे थे, जब हल्का हल्का पानी आ रहा था तो यहाँ थे। जब इन्होंने चिल्ला के बोला मलबा आ रहा था, मैं इधर भाग की तरफ गया बाहर को, मलबा ही मलबा आना शुरू हो गया। तो ये मलबा आया है, ये आपका घर है, कितना नुकसान हुआ है आप? ये तो कुछ अंदाज ही नहीं लग रहा कितने नुकसान, कुछ सामान नीचे दबा हुआ है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो जब ये घटना हुई तो जब आपने सूचना दी तो प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची थी? पहुंची थी, शाम को पहुंच गई थी। अच्छा, तो उन्होंने राहत कार्य शुरू कर दिया था? हाँ करा, उन्होंने देखा था, कहा चले गए थे। हाँ। तो जिस तरह से आपके घर का नुकसान हुआ है, कुछ सहायता वगैरह दी गई है? दी गए, बोल रहे दे देंगे सहायता। तो मतलब अभी तक दी नहीं है? अभी थोड़ा हमें चेक दिया है, चेक दिए एक एक। तो इनका कहना है कि इनको कुछ राहत के लिए कुछ चेक दिया है, पर लेकिन जितना चेक दिया गया है, जितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से चेक बहुत की कीमत बहुत ही कम है, उससे अधिक ही इनका नुकसान हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें इनके दूसरे कमरे की हालत भी हम दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पूरा का पूरा मलबा पूरा कमरे में भर चुका है। पूरा कमरे का जितना भी सामान है सब खराब हो चुका है। सभी कमरों में जितने भी इनके कमरे हैं सभी में पानी और कीचड़ वगैरह पूरा भर चुका है। सारे के सारे जितने भी कमरे हैं सभी खराब हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम बात करें जितने भी यहाँ बाकी घर हैं उसमें भी मलबा घरों में घुस चुका था। हालांकि प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य किया था और कुछ लोगों को यहाँ पे जिनका नुकसान हुआ है चेक भी दिया है। हमारी टीम ने जब वहां लोगों से बातचीत की तो पता चला कि पहाड़ी से आए मलबे के पीछे की कहानी प्लॉटिंग भी है। आप भी सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना रहा। मलबे की बात बताया तो मलबा जो ऊपर हम दिखाना चाहेंगे, ऊपर एक प्लॉटिंग की जा रही है। प्लॉटिंग के जरिए उसमें पुश्ता बनाया जा रहा है। पुश्ते जब लगातार बारिश हुई तो पुश्ता ढह गया और उसके साथ जितना भी मलबा था सारा का सारा मलबा बहकर नीचे आ गया। हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि मलबा किस रास्ते से आया और ये मलबा धीरे धीरे जो ये भरमपुरी में घर बने हुए हैं उसमें आके सारा का सारा ढह गया। वहीं अगर हम बात करें जब मलबा इन घरों में आया तो जिस मकान पे हम खड़े हैं उसी मकान के पीछे की तरफ एक कमरा था जिसमें एक महिला रहती थी। उस महिला को जब जानकारी नहीं थी कि मलबा आ चुका है और धीरे धीरे कमरे में मलबा सारा का सारा घुस गया और वहीं के जो स्थानीय लोगों द्वारा किसी तरह पीछे की दीवार तोड़कर उस महिला को मुश्किल निकाला गया। हालांकि महिला को तुरंत ही 108 के जरिए अस्पताल भिजवाया गया जिनकी हालत अभी सामान्य है। वहीं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह की घटना हुई, कैसा हुई और कब हुई। ये घटना किस टाइम की है, कब हुई? 7:30 बजे शाम के टाइम की बात है ये। क्या हुआ था? शुरू में जैसा थोड़ा सा जैसे बारिश शुरू हुई तो पानी आया होगा। पानी आने के बाद इन्होंने देखा कि ये बारिश होगी तो डंगर हटाने लग गए। वो हटाते बस अपने आप बचना मुश्किल हो गया, एकदम सारा आ गया ये मलबा। पहले तो बताइए मलबा कैसे, कहाँ से आया और किस वजह से आया? ये मलबा ऊपर से आया है, ऊपर से ये मलबा आया है और ये हमारा जो मकान है ये तो आप देख ही रहे हो क्या स्थिति है। बाकी तो हम सब बच गए, हमने अपने डंगर भी बजा दिए जो हमारे थे। बाकी ये घटना 6:30-7 बजे के आसपास की है। हमें तो पता ही नहीं, अचानक से पानी का बहाव बहुत तेज आया। तब हमने देखा, हमने अपनी जान बचाने के लिए उधर भागे। थोड़ी देर बाद देखा तो यहाँ पे मलबा सब, हम डर गए। फिर उसके बाद तो बचाव हुआ ही, लोग आगे थे, सब ने निकाला, वहाँ से भी लोगों को निकाला, सब हो गए थे इकट्ठे। कुदरत के टूटे इस कहर के बाद सरकारी अमले के अलावा विधायक गणेश जोशी भी सरकारी टीम को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे। डीएम ने कहा कि लोगों को मुआवजे के तौर पर मदद दी गई है और आगे कोई ऐसी घटना न हो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कल जो अभी यहाँ देखा गया है 3 मकान हैं जिनमें क्षति हुई है और भी आगे आकलन चल रहा है। 3 पशु थे जो दब गए थे लेकिन जीवित हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। एक महिला थी, वो भी दब गई थी लेकिन अभी देखा उनसे मुलाकात हुई है, वो भी ठीक है। जो भी हमारे मुआवजा बनता है उसको हम तत्काल, हमारी टीम लगी हुई है, तत्काल अपनी मुआवजा बिल्कुल बना देंगे और जो भी राहत कार्य हैं वो चलते रहेंगे और कोई असुविधा ना हो अब आगे, उसका ध्यान रखा जाएगा। और मौके पर आके देखा कि वास्तव में
क्योंकि 7 बजे का समाचार वो घड़ी नहीं हुई। अगर ये घटना रात को घटती कोई बड़ी घटना हो सकती थी। बचाव हो गया है, कुछ जानवर रुक गए थे, वो सुरक्षित हैं। और सरकार द्वारा जो निम्न मुआवजा राशि है वो उन लोगों को तुरंत हम दे रहे हैं। और साथ ही हमें जैसे बताया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा वोटिंग की जा रही है, हम उनसे ही मदद कराएंगे और अगर इलीगल होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मॉनसून सीजन में पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद कुदरत की मार को तो कोई नहीं रोक सकता, मगर इससे बचने के लिए प्रभावी कदम जरूर उठाए जा सकते हैं। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि पहाड़ी से घरों में घुसे मलबे का एक्चुअल रीजन पता करके उसे दूर किया जाए। साथ ही लोगों को भी ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से हालात बेहद खराब हैं। प्रशासन जहां सड़कों को खोलने की जद्दोजहद में है, वहीं बोल्डर गिरने का सिलसिला जारी है। स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीरें नरेंद्रनगर के कुमाऊं खेड़ा के पास NH 94 की हैं, जहां पहाड़ी से मलबा लगातार गिर रहा है। मलबा गिरने की वजह से रास्ता खोलने में भी काफी परेशानियां आ रही हैं। रानी पोखरी मोटर मार्ग का किलोमीटर 1 है, इसमें 3 पॉइंट बन गए हैं। एक तो ये अभी आज ही टूटा है, बहुत बड़ा पहाड़ नीचे गिर गया है और लगातार टूट रहा है। हमारे द्वारा मशीनें लगाई गई थी और काम जारी था, लेकिन फिर ऊपर से आने का खतरा है, तो सेफ्टी को देखते हुए भी काम थोड़ा रोका गया है। इससे आगे पॉइंट वो NH 94 का मलबा पूरा टूट के नीचे आ रहा है, वहाँ भी लगातार बहुत ज़्यादा मलबा आया हुआ है। और हम रोज़ खोल रहे हैं और रोज़ बंद हो रहा है। रोज़ खोलते हैं, रात को आ जाता है, फिर सुबह खोलते हैं, फिर दिन में खोलते हैं, लेकिन ये आज बहुत बड़ा पहाड़ आया है। उधर हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश का असर सड़कों पर पड़ रहा है। आलम यह है कि हल्द्वानी अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गोला नदी में समा गया है। सड़क क्षतिग्रस्त होने की वजह से तकरीबन 15 गांवों का संपर्क भी टूट गया है। वहीं एहतियात के तौर पर इस रास्ते पर आवाजाही को रोक दिया गया है। जो नदी की वजह से जो उसका बेस है वो डैमेज हुआ है, उससे लगभग सारी सड़क डैमेज हो गई है, लगभग 31 मीटर की लंबाई में, और उसकी हाइट लगभग 21 मीटर करीब है। तो नीचे लगभग 39 मीटर है और ऊपर रोड की तरफ अगर आप जाएंगे तो 31 मीटर की जो रोड है वो डैमेज हो रही है, नीचे से खोखला हो गया, इसलिए उस रोड को हम तत्काल बंद कर रहे हैं। और खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रदेश कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, GST जैसे मसलों को लेकर 5 अगस्त को राजभवन कूच करने जा रही है। कांग्रेस ने कूच को लेकर अपनी तैयारियों को भी मुकम्मल कर लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता हर हाल में राजभवन पहुंचेगा, चाहे इस दौरान उस पर लाठियाचार्ज ही क्यों ना की जाए। वहीं जिला प्रशासन कांग्रेस को हाथीबड़कला इलाके में रोकने की तैयारी पूरी किए हुए है। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। महंगाई अपनी चरम पे चली गई है और दूध, छाछ, आटे में लगाई गई GST से लोगों की कमर टूट रही है, जिसमें हम 5 तारीख को हर राज्य में राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का कार्यक्रम है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल दिल्ली में पुलिस के द्वारा ये कहा गया है कि आप लोग आंदोलन नहीं करेंगे। राज्यों में भी लगभग वही स्थिति है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रशासन दबाव डाल रहा है कि कोई इस टाइप का धरना प्रदर्शन नहीं होगा। और कल जिस तरीके से सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के आवास को घेरा है पुलिस ने और AICC को घेरा है, इससे निश्चित ही फासिस्टवादी चेहरा BJP का सामने आया है और हम बढ़ चढ़कर कल को आंदोलन करेंगे और ज्यादा ताकत से करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान को तेज कर दिया गया है। पंचम वाहिनी SSB चंपावत ने कमांडेंट प्रमोद देवरानी के दिशा निर्देश पर सीमावर्ती इलाकों में तिरंगा अभियान को धार देना शुरू कर दिया है। अभियान के तहत ग्रामीणों और छात्र छात्राओं के साथ मिलकर जागरूकता रैली निकाली गई। कमांडेंट देवरानी ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए SSB के जवानों ने सीमावर्ती क्षेत्र सीमचुका, खेत, कोट केंद्रीय, वरकुम, संगरून इलाकों में ग्रामीणों को 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा लगाने के लिए जागरूक किया और राजकीय प्राथमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं की चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। साथ ही साथ भारत नशा मुक्त भारत का संदेश भी दिया गया।
उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बनाने के मकसद से देहरादून सचिवालय में आयुष सचिव पंकज पांडे ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने आयुष मैन्युफैक्चरिंग के तहत दवाइयां बना रही कंपनियों को आने वाली दिक्कतों को भी जाना और उन्हें दूर करने की बात कही। आयुष सचिव पंकज पांडे ने कहा कि 3 महीने बाद फिर बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि रॉयल मटेरियल का जो इशू है उसको दूर किया जाना जरूरी है। लाइसेंस और एक्सपोर्ट के भी कुछ इशू आ रहे हैं, इन्हें भी सरकार दूर करेगी। तो आज हमने जितने भी हमारे प्रदेश में आयुष के मैन्युफैक्चरर हैं जो दवाइयां बना रहे हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आयुष के, उनको मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था आने के लिए और सभी लोग आए हैं। उसमें काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई हैं। मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग में या एक्सपोर्ट करने में, क्या समस्याएँ हैं और क्या सुझाव हैं जिससे कि हम ये जो टारगेट है, हमारा जो गोल है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको कैसे पूरा कर सकें। तो काफ़ी सारे सुझाव आए हैं। कुछ डिपार्टमेंटल इश्यूज भी बताए गए हैं जो प्रोसेस में जहाँ टाइम लग रहा है उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। इसके अलावा और जो चीज़ें बताई गई हैं, कुछ लीगल इश्यूज भी बताए गए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग वर्कआउट करेंगे और 3 महीने के बाद मैंने फिर से कहा है कि 3 महीने के बाद हम दोबारा मिलेंगे। उससे पहले ही जितने भी इश्यूज आए हैं उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें। खबरों में यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। हल्द्वानी में प्रदेश के पहले कैंसर इंस्टीट्यूट के जल्द वजूद में आने को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार की मंजूरी के बाद ये जल्द ही अस्तित्व में आएगा और 9 नवंबर से राज्य में कैंसर इंस्टीट्यूट अपनी सेवाएं देना भी शुरू कर देगा। आपको बता दें कि शासन से परमिशन मिलने के बाद 35 करोड़ से ज्यादा के उपकरण जैम के माध्यम से खरीदने की कवायद भी शुरू कर दी गई है, जबकि भूमि स्थानांतरण के लिए जल्द ही वन विभाग को 52 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहाँ पे टेंडर ऑलरेडी फाइनलाइज हो गया है, तो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो इक्विपमेंट खरीदे जाने हैं उनमें से लगभग 35 करोड़ के इक्विपमेंट्स जो अभी वर्तमान में तुरंत खरीदे जाने हैं, उसके लिए भी हमने शासन को कल पत्र भेजा है जिससे कि उनकी परमिशन आ जाए, क्योंकि वो शासन की पावर में है उतनी परमिशन देना। तो जैसे ही वो आएगा वैसे ही वो जेम पर जो है उनका प्रोक्योरमेंट भी वो शुरू हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जब हम अपना राज्य स्थापना दिवस इस वर्ष मनाएंगे तो उस समय में जो हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उनके अंदर ये नए इक्विपमेंट के माध्यम से कैंसर का इलाज जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। कौड़ियों में मिलने वाली जमीन को करोड़ों में करने का फॉर्मूला भूमाफियाओं को खूब रास आ रहा है। यही वजह है कि भूमि कृषि की हो या फिर तालाब की या फिर बंजर, सभी जमीनों पर कॉलोनियां कटती नजर आ रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला रुड़की के पनियाला मार्ग में भी सामने आया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कॉलोनी को संबंधित विभाग से बिना अप्रूवल के ही प्लॉटिंग की जा रही है और कॉलोनी की आड़ में तालाब की सरकारी भूमि को भी दबाया गया है। इस मसले पर रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण अधिकारी ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि कर्मचारियों को मौके पर भेजकर जो है वहां जांच कराई जाएगी। बताया गया कि 1-2 साल पहले इसका नोटिस कटा हुआ है, अभी फिर उसमें दोबारा से रिस्टार्ट हुआ डेवलपमेंट का कार्य, उसको हम देख के उसकी जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए मैं इसको तुरंत इसको अमल में लाता हूँ, ये कह सकता हूँ। ये कहूँगा चाहे कोई भी कॉलोनी हो, किसी प्रकार की कॉलोनी हो, अवैध रूप से बन रही हो चाहे वैध रूप से बन रही हो, उनकी भी जानकारी आप प्राधिकरण ऑफिस में आइए और उनसे जानकारी लेने के बाद ही खरीदिए, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है वो सरकारी भूमि में काट के आपको ज़मीन दे रहा हो और कल को जो है सरकार ज़मीन लेगी तो आपको नुकसान होगा। तो आप जो है वैध कॉलोनी हो चाहे अवैध कॉलोनी हो, उनकी जानकारी लेने के बाद ही अपनी जो है प्लॉटिंग, अपने घर का सपने के लिए जो आप प्लॉटिंग लेते हैं, छोटे बड़े प्लॉट, उनको यहाँ जानकारी लेने के बाद ही लें। उत्तराखंड में मौसम बदलाव का असर पहाड़ी क्षेत्र में होने वाली फसलों के उत्पादन पर भी पड़ रहा है। नैनीताल जिले के पर्वतीय इलाके रामगढ़, मुक्तेश्वर और ओखलकांडा क्षेत्र में फलों के उत्पादन के लिए मशहूर है। ये क्षेत्र जहां सेब का बेहतर उत्पादन होता है, लेकिन मौसम की मार से फलों का उत्पादन तो कम हुआ ही है, साथ ही बाजार में भाव न मिलने की वजह से काश्तकार बेहद निराश हैं। आजकल रामगढ़ और मुक्तेश्वर के उद्यान फलों से लकदक हैं। सेब, नाशपाती, आड़ू और पुलम यहाँ की पहचान है। काश्तकारों के मुताबिक फलों का स्वाद अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था, क्योंकि मौसम चक्र में लगातार बदलाव इसके पीछे बड़ी वजह माना जा रहा है। नतीजन सेब की वैरायटी कम होने के साथ मार्केट में इसके सही दाम भी मिलने मुश्किल हो गए हैं। उद्यान के लिहाज से कोई रिसर्च भी यहाँ नहीं हो रही।
काश्तकारों का मानना है कि मौसम में आ रहे बदलाव के चलते सेब के कई पेड़ सूख चुके हैं। सेब का आकार भी घट रहा है और तो और बची कुची फसल को लोकल बाजार में पहुंचाने के बावजूद भी उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। और सेब की वैरायटी, पुरानी वैरायटी सब खत्म हो गई है। क्या वजह रही है? क्योंकि पुराने सेब अब खत्म हो गए हैं। अभी नई वैरायटी आ रही है, नई वैरायटी को भर रहे हैं लोग। क्योंकि इसमें कभी कभी ये हो जाता है कि पैदावार अच्छी होती है और कभी मतलब पाला गिरने से इसकी पैदावार कम हो जाती है। मौसम का भी बदलाव मौसम से भी होता है ये, क्योंकि मौसम अगर गर्मी का हुआ तो इसमें फूल सेट अच्छी तरह से हो जाते हैं। अगर मौसम ठंडा हुआ तो इसमें फूल सेट कम होते हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उद्यान के लिहाज से जहां भी रिसर्च और बेहतर तकनीक की जरूरत होगी उसे पूरा किया जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले सालों में उद्यान के बेहतर परिणाम सामने आएंगे। मैं कहता हूँ जहाँ भी रिसर्च की आवश्यकता हो, चाहे टेक्नोलॉजी की कमी हो, उसको हम पूरा करेंगे। और आने वाले समय में आपको अब 1 साल बाद जब मुझसे बात करेंगे, क्योंकि मुझे मंत्रालय हमारे हुए 2.5 महीना हुआ है, मैं भी चीज़ों को समझ रहा हूँ, मेरे लिए नया क्षेत्र है, लेकिन मैंने आते ही इसको ठीक करने की कोशिश की है। मैंने हॉर्टिकल्चर के 160 लोगों का अटैचमेंट आते समाप्त किया। मैंने एग्रीकल्चर के 46 लोगों का अटैचमेंट समाप्त किया। मैंने ग्राम विकास के 15 लोगों का अटैचमेंट समाप्त किया और जो उनकी मूल तैनाती हमारे पास भेज दिया और आज उसके परिणाम भी सामने नजर आ। नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर और रामगढ़ की पहचान ये फल मौसम बदलाव के कारण खराब हो रहे हैं, तो इनके लिए ना तो उचित दाम मिल रहे हैं और न ही बेहतर बाजार। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इनकी फसलों को कोई फायदा होता है या फिर काश्तकारों की मुश्किलें यूं ही बरकरार रहेंगी। रफ्तार मीडिया के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। श्रीनगर में नेशनल हाईवे 58 पर सड़क हादसा हो गया। सामने से आ रही कार और रोडवेज बस की भिड़ंत हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हादसे में कार सवार घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामनगर के पवलगढ़ में मौजूद निजी रिजॉर्ट के कर्मचारी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। मृतक की उम्र 54 साल बताई जा रही है। पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर साक्ष्य जुटाए और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। एसपी सिटी हरवंश सिंह का कहना है कि जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। लक्सर में डंपर ने सड़क किनारे खड़े ट्रक पर जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में राहगीर और चालक बाल बाल बचे। खबर मिलने पर पहुंची पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि डंपर चालक काफी तेज रफ्तार में था। गाड़ी कवर हो गई थी, स्टीयरिंग नहीं कटा। जब मैंने रेस दी, स्टीयरिंग देगा वो स्टीयरिंग जो काटा मैंने, तो जिधर मेरे जगह दिखाई थी मैंने उधर काटी थी। वो रोड पार कर चुकी थी, हमारे मैंने दूसरी साइड ली गाड़ी। उत्तराखंड में भी अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अब तक 500 के करीब सुअरों की मौत अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की वजह से हो चुकी है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से सुअरों को किस तरह से बचाया जाए, इसको लेकर अभी कोई मेडिसिन नहीं बनी है, जो एक चिंता का विषय है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि जिन सुअर पालकों को इससे नुकसान हुआ है उन्हें राहत पैकेज दिया जाएगा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक वायरस की वजह से कॉज होता है और ये प्रदेश में काफ़ी 1 महीने से ये काफ़ी प्रभाव के तौर पर फैल रही है। ये मुख्य तौर पर सुअर में ये आती है, बट ये अच्छी बात है कि ये ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करती है, सिर्फ एनिमल्स में ही रहती है, ये जानवर में ही रहती है। बट काफ़ी नुकसान हुआ है सुअरों को और सुअर पालकों को काफ़ी नुकसान हुआ है। कल माननीय मंत्री जी ने भी ऋषिकेश में सुअर पालकों से मिला है और बट जितना मदद पशुपालन विभाग द्वारा दिया जा सकता है वो सब दिया जा रहा है और उनके लिए एक मुआवजा पैकेज सुअर पालकों के लिए उसके लिए हम बना रहे, नया पैकेज एक बना रहे। पौड़ी के खड़खोला गांव में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर घर में मौजूद नकदी जेवर लेकर फरार हैं। वहीं बुजुर्ग ने प्रशासन से आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। मेरे भी साहब का पहला जमाना है 50-60,000 कैश चोरे। मैं गए तो सब ताला तोड़ा, कुंडा तोड़ा, ताला भी नहीं तोड़ा। ग्राम पंचायत खड़कोला की निवासी हैं भाती देवी। उनके द्वारा शिकायत किया गया कि उनके मकान में चोरी हुआ है और उनके कुछ गहने और लगभग 60,000 रुपए की धनराशि का चोरी हो गया है। संबंधित पट्टी पटवारी को उसमें मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।
24 घंटे के भीतर उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके पश्चात उसमें जांच की जाएगी। संगीन प्रकरण अगर सामने आता है और जांच करने में पुलिस विभाग का सहयोग भी अपेक्षित होगा तो उस संबंधित प्रकरण को पुलिस विभाग को भी हस्तांतरित किया जाएगा अग्रिम जांच में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। प्रदेश के 6 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। पहाड़ों पर बारिश से कई नेशनल हाईवे बाधित तो कई गांवों का पूरी तरह टूटा संपर्क। सहस्त्रधारा के ब्रह्मपुरी इलाके में पहाड़ी से आए पानी के सैलाब में दबे मकान। 4 से 5 फुट मलबे को हटाने में जुटी एसडीआरएफ। लोगों का आरोप, प्लॉटिंग को बताया हादसे की वजह। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राजभवन कूच को कांग्रेस तैयार। कल होने वाले प्रदर्शन को लेकर धारा 144 लागू। करण महरा बोले, हर हाल में करेंगे कूच। और मौसम में आए बदलाव का फसलों के उत्पादन पर भी असर। नैनीताल में सेब की फसल के लिए काश्तकारों को नहीं मिल रहे उचित दाम। फलों की वैरायटी भी धीरे धीरे हो रही कम।